हेलो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर अस्पित कौर है। वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। तो इस वीडियो में हम करेंगे लीजेस का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 3। लीजेस का स्टैंडर्ड कौन सा है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। तो इससे पहले वीडियो के अंदर हमने इसी के बारे में बात करी, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ लीजेस। तो एज यू ऑल नो, लीजेस कितने तरह की होती है? दो तरह की। वेरी गुड। एक होती है फाइनेंस लीज, दूसरी होती है ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज कौन सी होती है भाई? हाँ जी, फाइनेंस लीज के अंदर जो लेसर है वो एसेट को यूज करने के राइट के साथ साथ रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स को भी ट्रांसफर कर देता है। लेकिन ऑपरेटिंग लीज के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ राइट टू यूज द एसेट, ठीक है, एसेट को ट्रांसफर करता है। रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स लाई विद द लेसर ओनली। तो एज यू ऑल नो, दोनों ही केसेस में दो पार्टीज होंगी, लेसर एंड लेसी। तो दोनों की बुक्स बनेंगी, चाहे वो फाइनेंस लीज हो और चाहे वो ऑपरेटिंग लीज हो, ठीक है। तो इससे पहले वीडियो में हम फाइनेंस लीज के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग लीज के बारे में, जिसके अंदर रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ लेसर, लेसर कौन होता है? ऑनर ऑफ द एसेट। तो वो क्या करता है? वो इनिशियली बैलेंस शीट में एसेट को डालता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एसेट, कि वो किस नेचर का एसेट है, वो फिक्स्ड एसेट है, लॉन्ग टर्म है, किस तरह का एसेट है। उस एसेट की नेचर के अकॉर्डिंगली अपनी बैलेंस शीट में डालेगा कि क्या ट्रीट करेगा उसको। ट्रीट्स एज इनकम, और इनकम ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द लीज टर्म। देखो, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक आपको एग्जांपल करवाई है, जिसके अंदर हमने किया था कि 5 लाख, ठीक है, उसकी 4 लाख उसकी फेयर वैल्यू थी, ठीक है। तो 5 साल तक, 5 इयर्स तक वो पेमेंट उसने करनी थी। तो हम करते क्या है यूजुअली? हम करते हैं कि जितनी, जैसे आप डेप्रिसिएशन में निकालते थे ना, कि जितनी उसकी यूजफुल लाइफ है टोटल अमाउंट के साथ उसको डिवाइड कर देना है हमने, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेट लाइन अमाउंट आ जाती है कि हर साल कितना पे करना है, कितना हम डेप्रिसिएशन में निकालते हैं, कितना डेप्रिशिएट करना है। और इसके अकॉर्डिंगली हम निकालेंगे कि कितना लेसर को पे करना है, कितनी लेसर को इनकम होगी इन टर्म्स ऑफ रेंट, जो लीज रेंट लेसी पे करेगा, ठीक है। तो जितनी भी अमाउंट उसको रिसीव होगी स्ट्रेट लाइन बेसिस पे होनी चाहिए, ठीक है, मतलब फिक्स्ड अमाउंट एवरी ईयर। और इनकम, उसको इनकम ट्रीट करना है लेसर ने। अनलेस इधर क्या लिखा है, अगर कोई और सिस्टमेटिक बेसिस आपके पास है जो कि ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है देन द स्ट्रेट लाइन बेसिस, तो फिर लेसर उसको यूज कर सकता है। if you have any another systematic basis which is more representative than the straight line basis, अगर आपके पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है देन द स्ट्रेट लाइन बेसिस, तो आपने इनकम ट्रीट करना है इन द बुक्स ऑफ लेसर और स्ट्रेट लाइन बेसिस पे करना है, ठीक है। कोई भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अगर लेसर ने इनकर करी है, उसको भी ऐड करना है टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लीज्ड एसेट। और उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है? उस अमाउंट को एज एन एक्सपेंस, उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। अगर डेप्रिसिएशन पॉलिसी की बात करें, तो लीज्ड एसेट जो उसने लीज पर दिया है, उस एसेट को वैसे ही डेप्रिशिएट करना है जैसे कि वो सिमिलर एसेट्स को अपनी नॉर्मल डेप्रिसिएशन पॉलिसी जो लगाता है बाकी एसेट्स के ऊपर। दैट मीन्स लेसर जैसे अपने उसके जैसे बाकी एसेट्स को डेप्रिशिएट करता है, वैसे ही उसने अपने लीज्ड एसेट को भी डेप्रिशिएट करना है जो उसने लेसी को लीज पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन शैल बी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38। तो जो उसने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, दैट शुड बी अकॉर्डिंगली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, ठीक है। फिर हमारे पास आता है इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी कौन होता है? जिसने एसेट को लीज पे लिया है। तो इनिशियली वो अपनी बैलेंस शीट के अंदर उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? अकॉर्डिंग द नेचर ऑफ द एसेट, ठीक है। वो क्या करेगा? ट्रीट उसको, देखो, लेसर को इनकम हो रही है तो उसने इनकम ट्रीट किया, क्योंकि उसने अपना एसेट लीज पे दिया और उसके बदले में उसको रेंट रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे लेसी ने एसेट लिया है यूज करने के लिए, और उसके बदले में वो पे कर रहा है, तो जो वो पे कर रहा है वो उसका खर्चा माना जाएगा, एक्सपेंस, ठीक है। ट्रीट्स एज एक्सपेंस ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। अगेन इसने भी, मतलब जिस स्ट्रेट लाइन बेसिस पे अकॉर्डिंग टू द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, हम टोटल अमाउंट को यूजफुल लाइफ के साथ डिवाइड करके स्ट्रेट लाइन बेसिस पे निकाल लेते कि हर साल कितना उसने पे करना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ही ट्रीट करना है एज एन एक्सपेंस, अनलेस इधर अगर कोई और सिस्टमैटिक बेसिस
जो कि ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है देन द स्ट्रेट लाइन बेसिस, तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिस्क्लोजर्स की अंडर ऑपरेटिंग लीज। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ लेसर क्या क्या डिस्क्लोज करना है। लेसर ने अपनी बुक्स में बताना है कॉन्टिजेंट रेंट रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम, कितना कॉन्टिजेंट रेंट उसको इनकम के तौर पे रिसीव हो रहा है। अगर कोई मटेरियल अरेंजमेंट्स हुए हैं लीज एग्रीमेंट के बीच में तो उसने उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, और फ्यूचर मिनिमम लीज पेमेंट्स अंडर नॉन कैंसिलेबल ऑपरेटिंग लीज। अगर ऑपरेटिंग लीज नॉन कैंसिलेबल है, नॉन कैंसिलेबल की भी हमने वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में इसकी डेफिनेशन सारी कर रखी है कि 3 ही कंडीशंस में वो लीज कैंसिलेबल हो सकती है, अदरवाइज वो नॉन कैंसिलेबल होती है। ठीक है, तो नॉन कैंसिलेबल ऑपरेटिंग लीज के अंदर कितने फ्यूचर में उसको मिनिमम लीज पेमेंट्स जो है वो रिसीव हो सकते हैं, तो ये लेसर ने डिस्क्लोज करना है। और अगर बात करें लेसी की, तो उसने क्या डिस्क्लोज करना है, फ्यूचर मिनिमम लीज पेमेंट्स एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड अंडर नॉन कैंसिलेबल ऑपरेटिंग लीज। तो कितनी मिनिमम लीज पेमेंट्स हैं जो उसने पे करनी है अंडर नॉन कैंसिलेबल ऑपरेटिंग लीज। फिर है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी मटेरियल अरेंजमेंट मेड बाय लेसर। अगर लेसर ने कोई भी चेंज करा है एग्रीमेंट के बीच में तो लेसी को भी अपनी बुक्स में उसके बारे में डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना है, इंफॉर्मेशन देनी है। टर्म्स ऑफ रिन्यूअल ऑफ लीज एंड एस्केलेशन क्लॉजेस, अगर कोई भी टर्म नई ऐड हुई है एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है, या फिर लीज ही रिन्यू हुई है, या एस्केलेशन क्लॉजेस दैट इज इन्फ्लेशन क्लॉजेस बोल सकते हैं हम, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग अगर उनके बीच में कोई पहले से एग्रीमेंट हुआ तो ये सारी बातें उसने अपनी बुक्स में डिस्क्लोज करनी है। फिर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लीज अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स और सब लीज, अगर डिविडेंड को लेके, सब लीज को लेके कोई भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करी गई है लेसी के ऊपर तो उसने वो बात डिस्क्लोज करनी है। फ्यूचर मिनिमम सब लीज पेमेंट्स एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड अंडर नॉन कैंसिलेबल सब लीज, अगर उसने पहले खुद लीज पे लिया फिर आगे लीज पे दे दिया दैट इज सब लीज। ठीक है, तो सब लीज से उसे कितनी पेमेंट्स एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड है अंडर नॉन कैंसिलेबल सब लीज, वो भी उसने बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिस फॉर डिटर्मिनिंग कॉन्टिजेंट रेंट लाइबिलिटी। अगर वो कोई कॉन्टिजेंट रेंट पे कर रहा है, जिनको कॉन्टिजेंट रेंट का मतलब नहीं पता वो मेरी पिछली वीडियोस रेफर करें जिसमें मैंने काफी सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो डिस्कस करी हैं। तो जो कॉन्टिजेंट रेंट की लाइबिलिटी उसने डिटर्मिन करनी है वो किस बेसिस पे डिटर्मिन कर रहा है, क्या है उसका बेस, वो उसने बताना है कि किस बेसिस पे वो डिटर्मिन कर रहा है। एंड एट लास्ट, recognition of payment made for lease and sublease as an expense, कितनी पेमेंट उसने लीज के लिए या सब लीज के लिए एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करी है, कितनी पेमेंट एज रिकॉग्नाइज करी कि मैंने इतना खर्चा करना है, तो वो भी क्या है, इसके बारे में भी उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। थैंक यू।